वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। गैर सरकारी फलाही तंजीम वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 इमदादी कारकुनों की इसराइली हमले में हलाकत के बाद दुनिया भर से इस वाक़े की मजम्मत और इसराइल पर तनकीद की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और इस वाक़े को नाकाबिले कबूल करार दिया। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने जुमेरात को कहा था कि उसने ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा, पोलैंड और अमेरिका से कहा है कि वो इन हमलों की आज़ादाना तीसरे फरीक से तहकीकात का मुतालबा करें, जिसमें यह भी मालूम करना शामिल है कि क्या ये हमले जानबूझकर किए गए थे या दूसरी सूरत में बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की गई थी। पीर के हमले में हलाक होने वालों में एक फ़लस्तीनी, 3 बरतानवी शहरी, एक पोलिश शहरी, एक ऑस्ट्रेलवी और एक कैनेडियन नजाद अमरीकी शामिल हैं। जुमे को इसराइली फ़ौज की तरफ से जारी की जाने वाली एक तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हमले फ़ौज के तरीक़ाकार की संगीन खिलाफ वर्जी और बड़ी गलती थे जो गलत शनाख्त की वजह से हुए। दुनिया भर से बढ़ती हुई तनकीद और यहाँ अमेरिका के अंदर से इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ें क्या अमेरिका की इसराइल पॉलिसी पर असरअंदाज हो रही हैं, इस पर बात करेंगे आज के शो में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात को इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत में उनको ख़बरदार किया है कि इसराइल के बारे में अमरीकी पॉलिसी का इन्हिसार गज़ा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर है। एक इसराइली हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत के बाद ये सदर की जानिब से फ़ौजी इमदाद पर मुमकिन शराइत के हवाले से अब तक का सख्त तरीन इशारा था। इसराइली वज़ीर आज़म को पीर के हमले के बाद अपनी पहली टेलीफोन कॉल में सदर बाइडन ने गज़ा में नाकाबिल कबूल हमले और इंसानी हमदर्दी के वसीतर सूरत हाल के बाद फौरी जंग बंदी का भी मुतालबा किया। वाइट हाउस ने कॉल के एक रीड आउट में कहा है कि बाइडन ने इसराइल को शहरियों के जानी नुकसान, इंसानी मसाइब और इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ से निमटने के लिए मखसूस, ठोस और काबिल पैमाइश इक़दामात के सिलसिले का ऐलान करने और उन पर अमल दरामद करने की ज़रूरत को वाज़े कर दिया है। रीड आउट के मुताबिक सदर बाइडन ने वाज़े किया कि गज़ा के हवाले से अमरीकी पॉलिसी का तयन इसराइल के फ़ौरी इक़दामात के हमारे जायज़े से होगा। लेकिन पहले बात करते हैं इस हमले में हलाक होने वाली ऑस्ट्रेलवी शेफ़ ज़ूमी के बारे में, जिनका पूरा नाम लालज़्वामी फ्रैंकलिन है। ज़ूमी 2022 में वर्ल्ड सेंट्रल किचन की टीम के साथ पाकिस्तान के सूबे सिंध गईं। Hey, this is Zomi from World Central Kitchen. I'm coming to you from Aligarh village in Sindh in Pakistan. वर्ल्ड सेंट्रल किचन के बानी शेफ़ होज़े आंद्रेस ने एक्स पर एक वीडियो शेयर की जिसमें ज़ूमी सिंध के अंदर अली गांव में सैलाब से मुतासरा अफराद में खाना तकसीम कर रही हैं। ये वीडियो 22 सितंबर 2022 को जारी की गई थी, जिसमें शेफ़ ज़ूमी वर्ल्ड सेंट्रल किचन के अमले के साथ मसरूफ़ अमल हैं और तबाहकुन सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए खाना बनाने पर मामूर हैं। दूसरी तरफ गज़ा में जंग से पैदा होने वाले दबाव के बायस इसराइली वॉर कैबिनेट के रुकन और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हरीफ बेनी गांट्ज़ ने सितंबर में पार्लिमानी इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है। इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के हक़ में गुज़श्ता कई हफ़्तों से मुज़ाहरे हो रहे हैं, जिनमें एक बड़ा मुज़ाहरा हफ़्ते के रोज़ हुआ जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इसराइल में क्या हो रहा है और सदर बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली फ़ोन कॉल पर बात करने के लिए चलते हैं यरूशलेम, जहाँ से सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा हमारे साथ हैं। हरिंदर, एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सदर बाइडन का इंतबाह के अमरीकी मुआवनत गज़ा के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसर है, इस पर इसराइल में क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, ये इसराइल को इसकी आदत रही नहीं है। हमेशा इसराइल में यह माना जाता रहा है कि अमेरिका जो है वो पूरी तरह से बिला शर्त इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन साफ तौर पे बात ये चल रही थी कि क्या पॉलिसी में तब्दीली आ रही है अमेरिकी। यहाँ माना यह जा रहा है कि अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली हो चुकी है। काफ़ी कुछ ऐसे जो इक़दामात अमेरिका की तरफ से लिए गए हैं और जिस तरह की शर्तें रखी जा रही हैं, उससे ये बिल्कुल साफ है कि अमेरिका जो है वो काफ़ी नाराज़ है। सख्त जो है अल्फाज का इस्तेमाल किया है सदर बाइडन ने अपनी बातचीत के दौरान। उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका का जो सपोर्ट है, जो उसकी हिमायत है, वो गारंटीड नहीं है। आगे उसके साथ उन्होंने कई शराइत जो है उनके साथ ये सपोर्ट रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने बैलेंस भी करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल और अमेरिका जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं और उस स्ट्रैटेजिक जो ताल्लुकात हैं
उस पर असर शायद ना पड़े, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो नहीं किया, फिर यहाँ पर जिस तरह के इसराइल पे कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो है वो नाराज़ है। और अगर अमेरिका के खिलाफ जाता है इसराइल, और ख़ास करके रफ़ा के ऑपरेशन की जो बात चल रही थी और इसराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि वो किसी भी शर्त पे अमेरिका की हिमायत मिले या ना मिले वो रफ़ा में दाखिल होगा, उस पर अब ये माना जा रहा है कि इसराइल जो है थोड़ा बैकफुट पे है, वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा, वहाँ की जो कार्रवाई है उसको शायद तकसीम कर दी जाए। हरिंदर, क्या लूकड पार्टी जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है वो और बाकी उनके इत्तेहादी, ये दोनों एक ही पेज पर हैं अमेरिका के साथ रिलेशनशिप पर, अमेरिका के मुतालबात पर, और जो अमेरिका ने खबरदार किया है कि इसराइल को मोहतात होना पड़ेगा, या उनमें भी डिफरेंस पाए जाते हैं? देखिए, काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो इख्तिलाफात बिल्कुल साफ है, क्योंकि यहाँ जो इंतहा पसंद जो तंजीम है नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन-गवीर की, उसके तरफ से ये कहा गया है कि इस तरह के जो डिमांड्स हुए हैं, जो मुतालबात हो रहे हैं अमेरिका के तरफ से, वो उसके लिए तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। और इस्राएली सिक्योरिटी कैबिनेट ने जिस तरह से उसको मंजूरी दी है, उस पर भी वो खफा है, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है। लेकिन इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि इसराइल जिस तरह से आलमी बिरादरी में आइसोलेट होता जा रहा है, तो उसके सामने और कोई रास्ता नहीं है। उसे जो है इन मुतालबात के मद्देनज़र उसे तब्दीली करनी पड़ेगी। वो जिस तरह से कार्रवाइयाँ करता रहा है, या अभी तक जिस तरह से जंग की जो उसकी हिकमत अमली रही है, उसमें तब्दीली की निहायत ज़रूरत है। हरिंदर, शेफ होजे आंद्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये हमले मनसूबा बंदी से किए गए थे। इसराइली अफवाज पर पहले भी वॉर क्राइम्स के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। अमेरिका की तरफ से वार्निंग के बाद क्या पता चल रहा है? क्या इसराइली फ़ौज में भी अब ये तशवीश पाई जा रही है कि उन्हें मज़ीद मोहतात होना होगा उन हमलों के बारे में जो वो सिविलियंस पर करते हैं? जी देखें, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर 2 इसराइली जो फ़ौजी एहलकार हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और साथ ही साथ कई सारे और भी जो फ़ौजी जो एहलकार हैं जो कि इस फ़ैसले में जो शामिल थे, उनको भी जो है खबरदार किया गया और कहा गया है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है गलत हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि ये सारे जो एहलकार जिन्होंने ये फ़ैसला लिया था, उन्होंने इस बात को कबूल भी किया है कि उनसे गलती हुई है। तो यहाँ पर साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इसराइली फ़ौज जो है वो कोशिश कर रही है कि बाकी आलमी बिरादरी है उसको किसी तरह से कॉन्फिडेंस में ले सके, उसको एतमाद में लेते हुए ये बता सके कि उससे गलती हुई है, लेकिन वो आगे जो है सावधान रहेंगे। और यहाँ पर काफ़ी जो है यहाँ की जो सियासी क़यादत है वो भी दबाव में है, और वो दबाव इसराइली फ़ौज के ऊपर भी डाल रही है कि इस तरह की गलतियां आगे से ना हो। माना ये जा रहा है कि ये वाकई यहाँ पर इसराइल में लोग ये मान रहे हैं कि ये कुछ लोगों की गलती है, न कि ये एक पॉलिसी के तहत ऐसा किया गया है। बरतानवी हुकूमत पर दबाव हमें देखा, रिपोर्ट्स देखी कि वो इसराइल को असले की फरामी बंद करे। बरतानिया के अंदर से दबाव है। सदर बाइडन की इसराइल पॉलिसी के नक़ाद भी कहते हैं कि इसराइल के लिए अमरीकी फ़ौजी इमदाद मशरूत कर देनी चाहिए या बंद की जानी चाहिए है, क्योंकि यही सबसे मौसर कदम हो सकता है इसराइल के लिए। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की फ़ौजी इमदाद, ये बताइए कितनी अहम है? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर पहली बार इसराइल को महसूस हुआ है कि वो इस तरह की जंग के लिए तैयार नहीं था। और अगर ये मल्टी फ्रंट, अगर ये जंग जो है जिसके खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, अगर उस तरह का रुख लेता है, तो जाहिर है कि इसराइल उसके लिए तैयार नहीं है। और बगैर इन मुल्कों का हिमायत के और ख़ास करके मिलिट्री सपोर्ट के इसराइल को इसका सामना कर पाना बेहद मुश्किल होगा। आपको ये बताएं कि भले ही अमेरिका के तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया था, उसमें ये कहा गया कि अमेरिका ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि वो मिलिट्री सपोर्ट या जो आर्मामेंट्स जो अभी तक हथियार देता रहा, असले जो देता रहा है इसराइल को, उस पर रोक लगाएगा। लेकिन इस तरह की बात
की यहाँ पर काफ़ी चर्चा होती रही है और कई सारे दिफाई जो ज़राए की तरफ से इस बात को कबूल भी किया गया है कि अमेरिका ने इस तरह के इशारे किए हैं। हरिंदर, वेरी क्विकली अगर आप ये बता सकें कि हालांकि नेतन्याहू की जो लूकड पार्टी है वो इस वक्त हुकूमत में तो है, लेकिन वो अक्सरियती जमात नहीं है, तो उनके सियासी चैलेंजेस गुज़श्ता रोज़ की कॉल के तनाजुर में हमें बताइए, क्या बढ़ गए हैं या उसमें कोई कमी आ सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि न सिर्फ लिकुड पार्टी बल्कि उसके साथ मखलूत हुकूमत में शामिल जितनी भी तंजीमें हैं सभी काफ़ी कमज़ोर पड़ी हैं। यहाँ पर जितने सर्वेज हुए उसमें साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि अगर यहाँ पर इंतखाबात होते हैं तो वो सरकार में नहीं रहेंगे, हुकूमत जो है वो बदल जाएगी। लेकिन ये जो उनकी कमज़ोरी है बेंजामिन नेतन्याहू की, यही उन्हें बचा करके भी रख रही है, क्योंकि बाकी की भी जो तंजीमें हैं वो भी जिस तरह से कमज़ोर हो रही हैं इसके मद्देनज़र उन्हें बेंजामिन नेतन्याहू के रहना, जैसे उसके साथ रहना उनकी मजबूरी है और इसी वजह से मखलूत हुकूमत जो है वो अभी टूटने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया हरिंदर, आपने हमें ज्वाइन किया यरूशलेम से और अपडेट्स दी। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के एहलकारों के की हलाकत के वाक़े के बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन के बानी होजे आंद्रेस ने कहा कि इसराइली हमला जिसमें उसके इमदादी कारकुन मारे गए गलती से नहीं किया गया था। हमारे काफिले पर फिजाई हमले मेरे ख्याल में बदकिस्मत गलती नहीं थी। ये वाज़े तौर पर निशानज़दा गाड़ियों पर बराह रास्त हमला था जिनकी नकलो हमल इसराइल को मालूम थी। हम गैर जंगी इलाके में थे, हम ऐसे इलाके में थे जिसका बेशतर कंट्रोल इसराइली फौज के पास है। हम ये यकीनी बनाएं कि हम गजा के अंदर हरकत करने वाली हर चीज का मुसलसल कत्ल बंद करें। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के कारवान पर हमले और इसमें होने वाले जानी नुकसान पर दुनिया भर से तनकीद तो जारी है और इसराइल से इस वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। सदर बाइडन ने जुमेरात को इसराइली वज़ीर आज़म से जब फ़ोन पर बात की तो उनसे कहा कि गज़ा में फिलफौर जंग बंदी की जाए और बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि इसराइल के लिए अमरीकी फ़ौजी इमदाद का इन्हिसार इस बात पर है कि इसराइल गज़ा में आम शहरियों और इमदादी कारकुनों को बचाने के लिए क्या ठोस इक़दामात करता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बेनी ने जुमेरात को सहाफ़ियों को बताया कि इसराइल का ये कहना कि ये वाक़या जंग की पैदावार है एक अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं था। अल्बेनी ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के बारे में बात करते हुए कहा कि ये बिल्कुल वाज़े करते हैं कि इमदादी कारकुनों को मदद फराहम करते हुए अपनी जानों का ख़तरा नहीं होना चाहिए। पोलैंड के वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने जुमेरात को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पोलैंड को तवक्को है कि जो हुआ उसके बारे में वजाहत के साथ साथ मुतासरीन के अंदर ख़ानदानों को मुआवजे भी दिए जाएंगे। इसराइल की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह हर्जी हलावी ने इस हमले को एक संगीन गलती करार दिया जिसका इल्ज़ाम उन्होंने रात के वक्त गलत शनाख्त को करार दिया, जबकि नेतन्याहू ने वादा किया है कि इस अफसोसनाक वाक़े की हतमी तहकीकात की जाएंगी। आपको ये भी बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कौंसिल जुमे को करारदाद के एक मुसवदे पर गौर करने वाली है जो कि आज है, जिसमें इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा किया गया है। अगर ये करारदाद मंजूर हो जाती है तो ये गज़ा की अब तक की सबसे ज़्यादा हलाकत खेज़ जंग के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के आला इदारे की जानिब से इख्तियार किए जाने वाला एक वाज़े मौक़िफ़ होगा। करारदाद का मुसवदा पाकिस्तान की जानिब से इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC में अक़वाम मुत्तहिदा के 56 रुकन ममालिक में से 55 की जानिब से पेश किया गया है, जबकि अल्बानिया ने इस मुसवदे में शिरकत नहीं की। इसराइल की जानिब से गज़ा में इमदादी कारकुनों की हलाकत के बाद बरतानवी हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इसराइल को असलहे की फराहमी मुअत्तल करे। बरतानिया में फ़लस्तीन के हामी और इंसानी हुकूक की तंजीमें तनाज़े के आगाज़ से लड़ाई ख़त्म करने और जंग बंदी के मुतालबात करती आ रही हैं, लेकिन एक ताज़ा पेशरफ्त में सियासी जमातों, साबिक जज, कानूनी माहिरीन और वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद भी हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो इसराइल को असलहा देना बंद करे क्योंकि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 3 बरतानवी शहरियों समेत 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत के बाद इसराइल को हथियारों की फरोख्त मुअत्तल करने के लिए बरतानवी हुकूमत को बढ़ते हुए सियासी दबाव का सामना है।
برطانیہ کی حزب اختلاف کی 3 اہم جماعتوں اور حکمران پارٹی کے کچھ قانون سازوں نے بدھ کے روز کہا کہ وزیر اعظم کو ہتھیاروں کی فروخت معطل کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ میں اب 12 روز سے ڈیوڈ کیمرون سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ قانونی ہدایت نامہ جاری کریں تاکہ ہم واضح طور پر جان سکیں کہ آیا اسرائیل نے بین الاقوامی شہریوں کے تحفظ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس لیے اسلحے کی فروخت کو معطل کیا جانا چاہیے۔ امدادی کارکنوں پر اسرائیلی فضائی حملے میں 3 برطانوی سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے گارڈین اخبار میں شائع ہونے والے ایک سروے کے مطابق 56% برطانوی شہری اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی کے حق میں ہیں، جبکہ 17% اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ برطانیہ میں فلسطین کی حامی تنظیموں نے اپنے مظاہروں میں یہی مطالبہ کیا ہے۔ تمام برطانوی عوام غزہ سے سامنے آنے والے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ ملبے میں پڑے بچے، انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قانون کے بارے میں کیا جانے والا گہری تشویش کا اظہار، ان تمام وجوہات کی بنا پر اس ہدایت کو شائع کیا جانا چاہیے۔ اگر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو پھر یہ بالکل مناسب ہوگا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی معطل کی جائے۔ برطانوی سپریم کورٹ کے 3 سابق ججوں، 600 سے زیادہ وکلاء، قانونی ماہرین، شعبہ تعلیم کے ماہرین اور ریٹائرڈ سینئر ججوں نے مشترکہ طور پر ایک خط میں حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی حکومت اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے اب تک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت معطل کرنے کے مطالبات کی مزاحمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں اسلحے کی برآمدات کا تواتر سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام میں اب بات کریں گے اسرائیل کے لیے امریکی پالیسی۔ امریکہ میں اس پالیسی کے خلاف بڑھتی ہوئی مایوسی اور الیکشن کے سال میں صدر بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کے اس بارے میں خدشات پر بفلو یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار فیضان حق سے۔ فیضان صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ صدر بائیڈن نے کل فون پر نیتن یاہو کو خبردار کیا کہ اگر اسرائیل عام شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی عسکری پالیسی تبدیل نہیں کرتا تو امریکہ اس کی حمایت کے بارے میں نظر ثانی کرے گا۔ اس پیغام کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پہلے سے کتنا مختلف ہے؟ جی، جیسے آپ کو معلوم ہے اسد کہ یہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک سربراہ جو ہے، امریکی سربراہ جو ہے، وہ اسرائیل سے اس ٹون میں یا اس طریقے سے بات کرے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کے جو بائیں بازو کی جو سپورٹ جہاں سے آتی ہے ان کی پارٹی میں، ان کی طرف سے بہت پریشر ہے کہ یہ سیز فائر کیا جائے اور اس قسم کی جو چیزیں کی جا رہی ہیں ان کو دوبارہ رپیٹ نہ ہوں۔ اس میں اسرائیل جو ہے وہ بہت تیزی سے جو وہ زمین کھو رہا ہے جو ان کو حاصل تھی پبلک ریلیشنز میں، ہمدردیوں میں اور پولیٹیکل لیوریج میں۔ یہ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کی پالیسی میں بہرحال اس لحاظ سے۔ تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکی پالیسی تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہے یا ہم اس کو صرف ایک وارننگ کے طور پر ہی دیکھیں؟ پالیسی نہ صرف یہ کہ تبدیل ہو چکی ہے بلکہ ایک نئی سوچ جو ہے وہ آ رہی ہے، بلکہ دائیں بازو کے جو پولیٹیشین یا جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ نظر ثانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی جو انٹرنیشنل کانفلکٹ ہوتا ہے اس میں ملکوں کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو الائنس ہے جیسے نیٹو ہے کہ آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، یا پولیٹیکل فیورز ہیں کہ تم میرے لیے یہ کرو گے میں تمہارے لیے وہ کروں گا، اور تیسری چیز ہوتی ہے لیوریجز ہوتے ہیں دیر پا ریلیشن شپ اور دیر پا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے۔ جو اسرائیل ہے اس کے اس لحاظ سے تینوں قسم کے تانے بانے امریکہ سے ملتے ہیں اور یونائٹڈ کنگڈم سے، لیکن جیسے آپ نے اپنی ابھی خبروں میں بھی بتایا اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے یہ وہ امریکہ اور برطانیہ نہیں ہے 20 سال پہلے والا، یہاں کی ڈیموگرافکس بدل چکی ہیں اور سیاستدانوں کو اس بات کا احساس ہے۔ پولیٹیکل پریشرز بڑھ رہے ہیں ان کی پالیسیز پر۔ اسرائیل کے قیام کے بعد سے امریکن فارن پالیسی کا ستون اسرائیل کی حمایت ہی رہا ہے۔ اس میں تبدیلی تو اب شاید ممکن نہیں ہے مگر اسے مشروط تو کیا جا سکتا ہے، جیسے 90 کی دہائی میں کے اوائل میں سابق صدر سینئر جارج بش نے کیا تھا۔ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ
اسرائیل امریکی امداد کو فلسطینی علاقوں میں نئی آباد کاریوں کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ بائیڈن انتظامیہ ابھی تک ایسی کوئی شرط کیوں نہیں رکھ سکی ہے، یا وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی؟ جی، وہ یہ شرط کو مشروط کر نہیں سکے، غیر مشروط انہوں نے ہمیشہ حمایت کی ہے اسرائیل کی، لیکن اب یہ شاید ممکن نہیں رہے گا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جو سیکرٹری آف فارن افیئرز جم بیکر تھے، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہم اس نمبر پہ اویلیبل ہیں، اسرائیل میں جس نے ہم سے بات کرنی ہو وہ کر سکتا ہے۔ اب وہی حالات ہو چکے ہیں تقریباً، بلکہ اس سے پہلے ورس ہیں۔ اور اس میں دیکھیں اگر ہم برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں یا کانگریس کی طرف سے وقت دیکھتے ہیں، امریکہ میں کانگریس کی طرف، تو یہ وہ سیاستدان الیکٹ ہو کر نہیں آئے، بہت ڈائیورسٹی ہے اور بہت سے لوگ آ چکے ہیں۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈین اوریجن کے ہیں، جو میئر ہے لنڈن کا وہ پاکستانی اوریجن کا ہے۔ تو ڈیموگرافکس ان تمام ملکوں کی بدل چکی ہیں، اور نئی پود جو ہے وہ یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ برداشت کرنے میں ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ینگ ووٹرز ہیں وہ ایک مختلف مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ اوباما انتظامیہ میں ایک سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بین روڈز نے ٹویٹر یعنی ایکس پر لکھا تھا کہ نتن یاہو اس بارے میں پرواہ نہیں کرتے کہ امریکہ کیا کہتا ہے، وہ اس کی پرواہ کرتے ہیں کہ امریکہ کیا کرتا ہے۔ کیا بائیڈن الیکشن کے سال میں اسرائیل پالیسی میں کوئی جامع تبدیلی لانا چاہیں گے؟ وہ پوری کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ اگر دوسری طرف سے اگر مسٹر ٹرمپ جیت جاتے ہیں اگلے الیکشن میں، تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کو، اور وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کو اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اور میرے خیال میں اسرائیل کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہ جتنے پیسے انہوں نے جمع کروائے تھے اپنے اکاؤنٹ میں، اس سے زیادہ ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فیضان صاحب، امریکہ کے اندر سے صدر بائیڈن پر تو دباؤ ہے، یہ بہت واضح ہے، اس کا اظہار صدارتی امیدواروں کی پرائمری انتخابات میں نظر بھی آ چکا ہے۔ صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے جذبات سمجھتے ہیں، مگر اسرائیل کو مالی امداد اور ہتھیار کی فراہمی بھی جاری ہے۔ اور واشنگٹن پوسٹ نے جمعرات کو رپورٹ کیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے معمول کے کاروبار کی طرح ایک علامت کے طور پر اسی دن اسرائیل کو مزید ہزاروں بموں کی منتقلی کی منظوری دی تھی جب اسرائیلی حملوں میں 7 امدادی کارکن ورلڈ سینٹرل کچن کے ہلاک ہوئے تھے۔ کیا کسی ٹھوس تبدیلی کے بغیر بائیڈن عوام کو مطمئن کر پائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایک سائیکل ہوتا ہے جس کے مطابق جو ڈیمانڈ دی جاتی ہے یا جو فلفلمنٹ شپمنٹ کی جاتی ہے۔ کیونکہ آج کل جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ مڈل ایسٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں دبا سکیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک تصویر جو ہے وہ ہزاروں لفظوں کے برابر ہے، اور وہ کچھ منٹ ہی لگتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اور پریزیڈنٹ بائیڈن چاہتے ہوئے بھی اس کو نہ دبا سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں، اسی لیے ان پر یہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ جنگ ختم کر دینی چاہیے، اور کہا ہے کہ اسرائیل پبلک ریلیشنز کی جنگ ہار رہا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اسرائیلی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل بہت سے لوگوں کی حمایت کھو رہا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ریپبلکن پارٹی میں اسرائیل کی حمایت غیر متزلزل ہے، ٹرمپ ایسے بیانات دے رہے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ غزہ اور فلسطین امریکہ میں ایک الیکشن ایشو بن چکے ہیں؟ جی، یہ ایک الیکشن ایشو بن چکا ہے۔ لیفٹ سائڈ پر تو یقیناً یہ ہے، اور رائٹ سائڈ پر بھی یہ بن جائے گا اور بن چکا ہے، اس لحاظ سے کہ جو دائیں بازو میں جیسے مسٹر ٹرمپ ہیں یا ان کے حمایتی ہیں، وہ جو خارجی جنگیں ہیں یعنی کہ جو فورن وارز ہیں اس کو ناپسند کرتے ہیں، نہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ یوکرین کی ہو یا اسرائیل کی ہو۔ اور لیفٹ والے جو ہیں وہ انسانی حقوق کی وجہ سے آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا سٹرینج موومنٹ ہے دونوں طرف سے، لیکن اس جنگ پر بہرحال یہ متاثر جی ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ فیضان حق، آپ نے ہمیں جوائن کیا بفلو نیو یارک سے۔ بہت شکریہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ خبروں اور معلومات کے لیے محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔